ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डोमेन नेम सिस्टम के बारे में, यानी कि डीएनएस के बारे में। तो इस वीडियो में बात करने वाला है कि व्हाट इज डीएनएस, डीएनएस क्या होता है और व्हाई डू वी यूज इट, हम इसे यूज क्यों करते हैं। एट लास्ट हम बात करेंगे रिकर्सिव वर्सेस आइटरेटिव डीएनएस रिजोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डीएनएस। डीएनएस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बेसिक चीज क्या है, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, डोमेन नेम सिस्टम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डोमेन नेम सर्वर्स भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही इसकी फुल फॉर्म होती है, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब डीएनएस का तो हमें फुल फॉर्म तो पता चल गई। अब इसका प्राइमरी पर्पस क्या है हमारे पास, इसका पर्पस है कि जो ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स है, जैसे कि google.com हो गए, facebook.com हो गया या फिर crickinfo.com हो गया, उनको मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस, ठीक है, उनके साथ मैप करना। तो अगर आप ऐसे सोचिए कि आप अपने दोस्तों के साथ भी अगर बात कर रहे हो तो आप बोलोगे ना कि आप google.com पे आपने ये सर्च किया, मतलब आप .com भी नहीं बोलोगे कि, तो आप बोलोगे तूने फेसबुक पे ये सर्च किया, तुमने गूगल पे ये सर्च किया, तुमने क्रिक इन्फो पे मैच का स्कोर देखा, आप यही बोलोगे ना। तो यहाँ पे ये जो डोमेन नेम्स है यही ह्यूमंस के लिए इजी है याद करना, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन मेमोरी है वो जो इमेजेस और नेम्स को है वो अच्छी तरह से याद कर सकती है, बट जो नंबर्स है वो डिफिकल्ट होते हैं। आप आईपी एड्रेस आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि गूगल की जगह ऐसे बोल दोगे आप 216.58.194.174 का तूने सर्च किया क्या, तो वो आपको बोलेंगे क्या बोल रहा है ये। ठीक है, तो इसका प्राइमरी पर्पस है कि जो ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स है, जैसे google.com हो गया, crickinfo.com हो गया, उनको मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस, जैसे ये आईपी एड्रेस स्क्रीन पे दे रखा है, उनके साथ मैप करना। जैसे ही हम मान लो कि ये एड्रेस डाले, डोमेन नेम डाले, तो हमारे पास ये जो है आईपी एड्रेस हमारे मशीन में आ जाए। ये इसका प्राइमरी पर्पस है डोमेन नेम सिस्टम का या फिर डोमेन नेम सर्वर्स का। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इसे यूज क्यों करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि डीएनएस क्या होता है, हम इसे यूज क्यों करते हैं। ठीक है, लोग जो है वो हमेशा डोमेन नेम को ज्यादा याद रखना प्रीफर करते हैं, आईपी को याद रखना प्रीफर नहीं करते। जैसे कि आप फेसबुक को भी अगर आप एक्सेस करना चाहोगे तो आप लिखोगे facebook.com या फिर सिर्फ फेसबुक लिखोगे। ठीक है, तो आप उसकी आईपी थोड़ी लिखोगे। तो यहाँ पे ये यूजर का बिहेवियर ये है। तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन हमारे पास आता है मेमोरेबिलिटी का। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमंस है उनका जो ब्रेन है वो नेम्स और पिक्चर को इजीली रिकॉल कर पाता है नंबर्स के बजाय। ठीक है, तो आईपी एड्रेसेस क्या है, नंबर्स ही है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे यहाँ पे एक हमने आईपी दे रखा है 216.58.194.174। अब ये किस चीज का आईपी है आपको नहीं पता होगा, बट इसको हम मोस्टली यूज करते हैं। क्रिक इन्फो का आईपी है ये, इसको हम मैच के स्कोर देखने के लिए यूज करते हैं, क्रिक इन्फो वेबसाइट को। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को cricinfo.com पता है, हम लोग को ये आईपी नहीं पता। ठीक है, तो ये जो आईपी एड्रेसेस है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है याद करने के लिए। तो हम किसी से शेयर भी करेंगे अगर, तो हम cricinfo.com ऐसे शेयर करेंगे। ठीक है, इस एनालॉजी को आप ऐसा समझिए कि डीएनएस किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक फोन बुक की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक फोन बुक में हम अगर मान लो किसी आदमी का नाम हमें सर्च करना है तो हम उसके मोबाइल नंबर से थोड़ी सर्च कर रहे हैं। ठीक है, हमें उस आदमी का नाम पता है तो हम वहाँ पे नाम उसका अल्फाबेटिकल सर्च करके उसके बाद में उसका नंबर हमें मिलता है। ठीक है, तो हम एक फोन बुक की तरह ही डीएनएस काम कर रहा है, ये इसकी एनालॉजी से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब दूसरा रीजन क्या है, पहला रीजन तो हो गया मेमोरेबिलिटी और दूसरा रीजन है डायनामिक आईपी एड्रेसेस। ठीक है, तो आईपी एड्रेसेस हमने देखा कि डायनामिक आईपी एड्रेसेस ही हम यूज करते हैं। जो स्टैटिक वगैरह है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिवर्सिटीज है वो सब यूज करती है, उनको स्टैटिक वगैरह की जरूरत पड़ती है। हम जो है मोस्टली डायनामिक आईपी एड्रेसेस ही यूज करते हैं। ठीक है, तो डायनामिक आईपी एड्रेसेस जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने पहले तो आपकी जो वेबसाइट है आपने होस्ट करी, जैसे मान लो कि आपकी वेबसाइट है xyz.com। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, पहले आपने AWS पे उसको होस्ट कर दिया। ठीक है, तो AWS पे जैसे ही होस्ट किया 1-2 साल तक आपने वहां पे रखा, तो AWS ने क्या किया, उसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई आईपी प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो सारी दुनिया आपको किस नाम से जानती है, आपको xyz.com के नाम से जानती है। बट आपने जैसे ही 2 साल बाद क्या हुआ कि आपको लगा कि यार AWS थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तो आप GoDaddy पे शिफ्ट हो गए। तो GoDaddy ने क्या किया, आपका डोमेन नेम तो सेम रहा बट आपकी जो है आईपी उसके करस्पॉन्डिंग चेंज कर दी। ठीक है, तो डायनामिक आईपी एड्रेस मतलब आईपी जो है आपकी चेंज हो गई, तो आपका जो डोमेन नेम है वो तो सेम ही रहेगा ना, आपका डोमेन नेम तो चेंज नहीं हुआ, तो यूजर अभी भी आपको एक्सेस कर सकते हैं। बट डेस्पाइट आपने है जो xyz.com को abc.com कर दिया, तो आपको है जो एक न्यू बिजनेस की तरह इसको वापस से चलाना पड़ेगा। क्यों, सारी दुनिया तो आपको xyz.com के नाम से जानती है ना, बट अगर यहाँ पे आईपी चेंज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बैकएंड का वर्क है। ठीक है, तो ये इसके दो रीजन हो गए मेनली कि व्हाई डीएनएस इज यूज्ड। ठीक है, पहला तो मेमोरेबिलिटी और सेकंड हो गया डायनामिक आईपी एड्रेसेस की वजह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीएनएस रिजोल्यूशन प्रोसेस की। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मैं पहले तो ऐसे ही समझा देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि रिकर्सिव अप्रोच क्या है और आइटरेटिव अप्रोच क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यूजर ने क्या किया, यूजर ने एक एंटर किया डोमेन नेम cricinfo.com इन ब्राउजर। ठीक है, अपने ब्राउजर में लिखा उसने cricinfo.com इन ब्राउजर लिखा। ठीक है, अब इसका हायरार्कियल अगर
आर्किटेक्चर हम देखें तो रिजोल्यूशन कैसे फॉलो करता है, तो एक स्ट्रक्चर्ड पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब दो पाथ्स होते हैं जनरली, हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको मैं जनरली ऐसे बेसिक टर्म में समझा देता हूँ। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे ब्राउजर में हमने एंटर किया cricinfo.com, तो इसके बाद रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, उसके बाद एक रूट सर्वर होता है हमारे पास, रूट सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाएगी किसके थ्रू, एक रिजॉल्वर के थ्रू, ठीक है। उनके बीच में एक रिजॉल्वर है, रिजॉल्वर का काम क्या है, आप तक वो आईपी पहुंचाना और वो रिक्वेस्ट है जो रूट सर्वर तक पहुंचाना। रूट सर्वर के आगे भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर सबसे पहले अगर बात करें तो जो रिजॉल्वर है वो आपकी रिक्वेस्ट रूट सर्वर तक लेके गया, ठीक है। तो रूट सर्वर पूरे के पूरे अगर दुनिया में हम बात करें तो 13 ही रूट सर्वर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें तो, ठीक है। तो रूट सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट गई, रूट सर्वर ने आपको डायरेक्ट कर दिया रिजॉल्वर टू नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल क्या है, टीएलडी सर्वर्स, यानी कि टीएलडी सर्वर मतलब टॉप लेवल डोमेन सर्वर, यानी कि जो आपका डोमेन नेम है, जैसे कि आपने cricinfo.com सर्च किया है तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फॉलो होता है राइट टू लेफ्ट पाथ फॉलो होता है, यानी कि पहले .com रिजॉल्व होगा, उसके बाद cricinfo जो नेम है वो रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन जो आपका रूट सर्वर है आपको डायरेक्ट कर दिया उसने टीएलडी, यानी कि टॉप लेवल डोमेन सर्वर पर आपको वहां पे कर दिया। वहां पे क्या .in पड़ा है, .com पड़ा है, सब पड़े हैं, ठीक है। तो आपका जो है टॉप लेवल डोमेन कौन सा है, आपका तो cricinfo.com है, तो आपका .com सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट चली गई है अब टीएलडी में, ठीक, टॉप लेवल डोमेन में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये सारे कुछ हमने पहले तो डिवाइड क्यों कर रखे, क्योंकि हम ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ट्रैफिक ज्यादा नहीं बढ़ जाए इसलिए हमने ट्रैफिक को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारी रिक्वेस्ट है, जो .com वाला सर्वर है वो अथॉरिटेटिव सर्वर के पास अपनी रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भाई साहब होता है कि अथॉरिटेटिव सर्वर में जो है सारे के सारे आईपी एड्रेसेस स्टोर है, ठीक है। अब ये अथॉरिटेटिव सर्वर का यही काम है, इसमें सारे के सारे आईपी एड्रेसेस और डोमेन नेम उसके करस्पॉन्डिंग पड़े होते हैं, ठीक है, वो उसके साथ मैप हुए हुए पड़े होते हैं। तब आपका डोमेन नेम .com तो सॉल्व हो गया, अब आई बारी cricinfo की, ठीक है। तो cricinfo के अकॉर्डिंग जो भी उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी आईपी एड्रेस है वो आपको रिजॉल्वर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर रिजॉल्वर जो है आपको वापस वो जो रिक्वेस्ट है जो आपने एक्सेस करी थी अपने ब्राउजर के थ्रू, आपको आईपी एड्रेस उसका आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में ये काम होता है पूरा, ठीक है। अब सेकंड टाइम में पूरा वापस से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने पास रूट सर्वर तो 13 ही है ना पूरे वर्ल्ड में। तो सेकंड टाइम में क्या होगा, जो डीएनए कैशिंग का एक मेथड होता है, जो डीएनए कैशिंग मतलब कैश मेमोरी में वो अपना स्टोर हो जाता है वो आईपी एड्रेसेस, ठीक है। जो अपनी टॉप की अगर हम साइट्स को अगर बात करें तो वो हमारे डीएनए कैशिंग में स्टोर हो जाता है, बट फर्स्ट टाइम ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो अगर हम पाथ समरी की बात करें तो पहले ब्राउजर के पास गया, फिर रिजॉल्वर रूट सर्वर के पास, फिर टीएलडी सर्वर के पास, फिर अथॉरिटेटिव सर्वर जो के पास आया तो हमारी जो आईपी हमें मिल गई, फिर रिटर्न्स टू आईपी टू रिजॉल्वर। ओके, रिजॉल्वर क्या करता है, रिजॉल्वर फिर वापस ब्राउजर के पास लेके आ जाता है। ये पाथ समरी हो गई, ठीक है। अब हमारे पास आईपी तो आ गई, अब अगर हम आईपी जो है वो किस नेटवर्क में है, अभी तो हमारे पास आईपी आई ना, तो हमें तो मैच का स्कोर देखना, हमें तो इन सारी चीजों से मतलब ही नहीं है, ये तो रूट सर्वर वगैरह इनका काम है, रिजॉल्वर वगैरह इनका काम है, हमें तो अपना मैच का स्कोर देखना है ना। तो जैसे मान लो cricinfo है वो यूरोप में, उसकी सर्वर लोकेशन है वो यूरोप में है, ठीक है। तो अब हमारा जो मैच का स्कोर जो हमें देखना है वो हमें यूरोप से एक्सेस करना पड़ेगा, हमारे आईपी जो हमें मिल गई, अब आईपी से हम पर्टिकुलर नेटवर्क पे जाएंगे और हमारी जो है उस सर्वर की लोकेशन पे जाएंगे और जो हमारा जो डेटा हमें एक्सेस करना है वो डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा एकदम बेसिक स्ट्रक्चर की ये कैसे होता है, ठीक है। तो डीएनएस कैशिंग की हमने बात कर ली थी। तो डीएनएस कैशिंग क्या होता है कि ये फ्यूचर जो रिक्वेस्ट हम करने वाले हैं, जैसे cricinfo हमारे पास सेव हो गई, तो उसको इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, क्योंकि हमारे पास जो रूट सर्विस है वो 13 ही है, आप समझिए ना, पूरे वर्ल्ड वाइड में 13 ही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम बात करें डीएनएस क्वेरी रिजोल्यूशन मेथड की, ठीक है, तो हमारे पास आते हैं 2 मेथड, ठीक है। प्रोसेस यही रहेगा, बस उसमें थोड़ा से स्टेप्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब रिकर्सिव की बात करते हैं और आइटरेटिव की बात करते हैं। अब रिकर्सिव की बात अगर हम करें तो रिकर्सिव में क्या होता है भाई साहब, तो हमने कोई भी ब्राउजर नेम पे एंटर किया, हमारा जो डोमेन नेम है, सॉरी, हमने कोई भी ब्राउजर पे एंटर किया हमारा जो डोमेन नेम है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास दोनों के दोनों आइटरेटिव मेथड हो या फिर रिकर्सिव मेथड हो, दोनों के दोनों में क्या होगा, पहले भाई साहब वो लोकल कैशे में ही चेक करेगा, लोकल कैशे में उसका आईपी एड्रेस पड़ा है या नहीं पड़ा है। अगर वो उसको मिल जाता है तो फिर वापस वो रिटर्न आईपी कर देगा और वो अपना प्रोसेस हो जाएगा उसका कंप्लीट। बट अगर मान लो कैशे में नहीं पड़ा है, तो अगर हम रिकर्सिव की बात करें तो रिकर्सिव में क्या होगा, जो रिजॉल्वर है वो क्वेरी करेगा रूट सर्वर को, ठीक है। तो अब जो रूट सर्वर है वो क्या करेगा, अब जो आगे का काम है पूरा वो रूट सर्वर संभालेगा, ठीक है। अब बल्कि आइटरेटिव मेथड है उसमें रूट सर्वर नहीं संभालेगा, उसमें हम आगे देखते हैं कैसे संभालेगा। पहले रिकर्सिव की बात कर लेते हैं। तो हमने डोमेन नेम एंटर किया, हमें नहीं मिली उसके अंदर डीएनए कैशिंग या फिर बोल सकते हैं उसको लोकल कैश में हमारे पास नहीं मिली हमारे पास, तो हमने क्या किया, रिजॉल्वर जो है वो क्वेरी रूट सर्वर तक लेके गया, रूट सर्वर ने जो है रिडायरेक्ट कर दी वो क्वेरी टीएलडी को, ठीक है, टॉप लेवल वाले डोमेन को उसने रिडायरेक्ट कर दी। अब क्या करेगा, टीएलडी ने क्या किया, रिडायरेक्ट कर दिया अथॉरिटेटिव सर्वर पर, ठीक है। अब रिजॉल्वर को क्वेरी जाएगी
ऑथोरिटेटिव सर्वर पे स्टेप 4 में फिर वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो वो उसकी आईपी है जो ऑथोरिटेटिव सर्वर पे पड़ी है वो उसको वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो आईपी किसके पास रिटर्न हो गई, आईपी रिटर्न हो गई रूट सर्वर से होते हुए वापस हो गई रिजॉल्वर को रिटर्न हो गई, ठीक है। और फिर रूट सर्वर जो है वो यूजर के तक उसने पहुंचा दिया। तो रूट सर्वर रिमेन्स इन्वॉल्व अंटिल रिजोल्यूशन कंप्लीट, यानी कि इसमें रिकर्सिव में क्या हुआ, जो रूट सर्वर था वो रिडायरेक्ट कर रहा था, फिर उसके बाद टीएलडी ने रिडायरेक्ट किया, फिर ऑथोरिटेटिव ने जो वापस रूट सर्वर को किया। तो रूट सर्वर क्या था इस सब में इन्वॉल्व था रिकर्सिव मेथड में, ठीक है। तो हमारा जो है रिजॉल्वर से रूट सर्वर से टीएलडी, टीएलडी से ऑथोरिटेटिव, ठीक है। फिर ऑथोरिटेटिव से वापस टीएलडी, इसमें इतने सारे स्टेप्स फॉलो हुए जो कि ये अपने पास रिकर्सिव मेथड इसको हम बोलते हैं, ये इसको फॉलो किया इसने, ठीक है। इसमें हमारे पास रूट सर्वर है वो एंड तक हमारे पास इन्वॉल्व था। बट आइटरेटिव में ऐसा नहीं है। आइटरेटिव में क्या होता है, पहले उसने क्या किया, लोकल कैश हम चेक किया, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो उसने क्या किया, जो अपना रिजॉल्वर है रूट सर्वर के पास वो कैरी करता है। तो रूट सर्वर क्या करेगा, अब रूट सर्वर पहले तो रिडायरेक्ट कर रहा था, बट अब क्या करेगा, अब जो ये सब भी तो क्या है, टीएलडी ऑथोरिटेटिव ये भी तो सर्वर है, ये भी कोई होस्ट ही है, तो इनकी भी कुछ एड्रेसेस होंगे। तो रूट सर्वर ने क्या किया, रूट सर्वर ने रिजॉल्वर को वो आईपी प्रोवाइड कर दी, वो एड्रेस प्रोवाइड कर दिया कि ये जो है वो टीएलडी का एड्रेस है, अब आप इस एड्रेस पे जाओ और उससे अपनी क्वेरी करो, ठीक है। तो रिजॉल्वर ने क्या किया, रिजॉल्वर ने वो एड्रेस लिया और एड्रेस कर दिया टीएलडी सर्वर, तो अपनी क्वेरी है वो टीएलडी सर्वर पर कर दी, तो ठीक है। तो अब टीएलडी क्या करेगा, टीएलडी में जो .com सर्वर है वो .com सर्वर क्या बोलेगा कि हाँ जो आपका एड्रेस है वो इस एड्रेस पे पड़ा है, जो आईपी एड्रेस आपको चाहिए तो वो आपको इस एड्रेस पे मिलेगा। तो वो जो है ऑथोरिटेटिव सर्वर के आईपी एड्रेस उसको रिजॉल्वर को प्रोवाइड कर दिया। फिर रिजॉल्वर क्या करेगा, रिजॉल्वर ने वापस क्वेरी करी ऑथोरिटेटिव सर्वर को, क्योंकि उसको एड्रेस मिल रहा है वापस। जैसे ही रूट सर्वर ने टीएलडी का दिया, टीएलडी ने ऑथोरिटेटिव का दिया, अब ऑथोरिटेटिव क्या करेगा, ऑथोरिटेटिव के पास जैसे ही रिजॉल्वर रिक्वेस्ट करी तो उसके पास पता चल गया ये क्रिक इन्फो का है, ठीक है। तो क्रिक इन्फो की आईपी जो उसके करस्पॉन्डिंग थी तो वो ऑथोरिटेटिव सर्वर ने रिजॉल्वर को प्रोवाइड कर दी, ठीक है। फिर रिजॉल्वर ने हमारे ब्राउजर को प्रोवाइड कर दी, और जो फिर ब्राउजर के बाद जो है जो आईपी एड्रेस में क्या होता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, ठीक है। तो वो नेटवर्क किस लोकेशन पे अवेलेबल है वहां से हमारा डेटा जो है वो फैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा जो रूट सर्वर है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मेथड डिफरेंस होता है रिकर्सिव में और आइटरेटिव में, ठीक है। इसमें सारा काम हमने रिजॉल्वर से कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कि रिकर्सिव में सर्वर हैंडल क्वेरी फॉरवर्डिंग, रिजॉल्वर डिलीगेट्स, ओके। और आइटरेटिव में होता है रिजॉल्वर डज ऑल क्वेरिंग, ठीक है। रिजॉल्वर ही सारी क्वेरी करता है, सर्वर ओनली प्रोवाइड्स रेफरल्स, ठीक है। अब डीएनएस प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो डीएनएस कौन से प्रोटोकॉल को यूज करता है, तो डीएनएस यूज करता है यूडीपी प्रोटोकॉल को। ये बहुत ही मेजर सवाल आ जाता है हमारे पास कि अगर यूडीपी और टीसीपी में से कौन सा डीएनएस यूज करेगा। तो आप एक यूजर के प्रोस्पेक्टिव से सोचिए कि आपने एक डोमेन नेम सर्च किया है अपने ब्राउजर पे, ठीक है। तो बैकएंड पे क्या हो रहा है उसको आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट आप क्या चाहते हो कि हमारा जो रिजल्ट है हमें फास्टर मिले। तो हमारे पास हमने पढ़ा है कि जो फास्टर प्रोटोकॉल है वो कौन सा प्रोटोकॉल है, वो यूडीपी प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी में से जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल यूडीपी प्रोटोकॉल है वो सबसे फास्टर है, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं बना रहा, ठीक है। अब टीसीपी क्या करता है, टीसीपी इसका उल्टा थ्री वे हैंडशेक, थ्री वे मतलब कनेक्शन बनाता है पहले, फिर बाद में जो है वो करता है। पर हमें तो अपना कनेक्शन जो है फास्ट चाहिए ना। तो डीएनएस जो है प्राइमरली यूडीपी को यूज करता है, ठीक है। इसका रीजन हमने बता ही दिया कि आपको यूडीपी है जो फास्टर है, ठीक है। अब डीएनएस रिजोल्यूशन इज अ बैकएंड प्रोसेस, ये इस बैकएंड प्रोसेस को हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो स्पीड है जो वो क्रिटिकल है यूजर एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया डीएनएस प्रोटोकॉल के लिए। डीएनएस प्रोटोकॉल है वो यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के यूडीपी प्रोटोकॉल को। तो ये सब कुछ था डीएनएस के बारे में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।